हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। इसके बारे में हम करेंगे आज। तो इसके एक्ट के बारे में करने से पहले, इसके डेफिनेशंस के बारे में करने से पहले, इसके सेक्शंस के बारे में जानने से पहले इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है एक्ट क्यों लागू किया गया था, क्या इसकी ज़रूरत थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1930 से पहले जो है या हमारे पास जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था। और उसी के जो सेक्शंस थे हमारे पास 76 से लेके 123 तक के जो सेक्शंस थे, उसी में जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स थी उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। बट ये जो सेक्शंस थे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे, बहुत डिटेल में नहीं थे। और इसमें जो है वो उनको लागू करना जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा था, क्योंकि समय के साथ साथ जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में, व्यापार में, वाणिज्य में बहुत बदलाव आ रहे थे। तो उसके समय की वजह से जो है उसकी बदलाव की वजह से एक ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि इसके लिए जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए हमारे पास जो है वो अलग से एक एक्ट होना चाहिए। तो ये जो प्रोविजन थे वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए लगा कि एक नया एक्ट बनाया जाना चाहिए। तो 1928 में जो है वो इसका एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया गया, ताकि जो है वो इसका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए, सेल्स ऑफ गुड्स के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया जा सके। तो वो ड्राफ्ट बिल 1928 में बनाया गया। और 1929 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो एक कमेटी अपॉइंट की, जो उस जिसने जो है उस ड्राफ्ट बिल को जो है वो एग्जामिन किया, चेक किया। और उसके बाद जो है वो सितंबर 1929 में जो है वो इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स बिल, ये जो बिल बनाया गया था, तो इसका बिल का नाम था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स बिल। तो इसको जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। और उसका इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है उसकी सहमति जो है उसके ऊपर 15 मार्च 1930 को जो है उसकी सहमति मिल गई। और यानी कि सहमति मिलने के बाद 1 जुलाई 1930 को क्या किया गया कि इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को जो है वो लागू कर दिया गया। दैट केम इनटू फोर्स, वो लागू कर दिया गया था कब? 1 जुलाई 1930 को। तो पहले इसका जो नाम था एक्ट का था वो इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो समय के साथ साथ जैसे कुछ बदलाव हुए, कुछ अमेंडमेंट्स हुई। तो 1963 में क्या हुआ कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो है उसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने जो है वो चेंज किया। इसमें से जो इंडियन वर्ड था, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें से इंडियन वर्ड को हटा दिया गया एंड द लॉ केम टू नोन एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो आप आज इसका लॉ का नाम यूज कर रहे हैं, एक्ट का नाम यूज कर रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये 1963 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो है वो इंडियन वर्ड को हटा के फिर फाइनल इसका नाम जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो रख दिया गया। और 1 जुलाई 1930 से जो है ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया। देन इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि हर एक एक्ट में अपनी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं और उनके स्पेसिफिक मीनिंग जो है उस एक्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो हर एक एक्ट की कुछ डेफिनेशंस होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड जो है वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हम करेंगे कि वो वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग जो है इस एक्ट में क्या लिया गया है। तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, तो ये जो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 जो है ये कौन से एक्ट का है? दिस इज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आपने जब एग्जाम में मेंशन करना है तो आप लिखेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो उसमें किसको डिफाइन किया गया है? उसमें डिफाइन किया गया है बायर को। तो जब आपने इसको लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, यानी कि लॉ में जो डेफिनेशन दी गई है एज इट इज आप जो है उसको लिख रहे हैं। तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बायर्स और एग्रीज टू बाय गुड्स। तो बायर एक ऐसा पर्सन है जिसने या तो सामान को खरीदा है या उन सामान को खरीदने के लिए अपनी सहमति दी है। मतलब या तो खरीद लिया, तो या फिर उसको खरीदने के लिए सहमत हो गया, यानी कि इन फ्यूचर वो सामान को खरीदेगा, तो उसको हम बायर कहेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो डिलीवरी का मतलब है कि वॉलंटरली, अपनी इच्छा से जो है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को सामान जो है वो हस्तांतरित करने के लिए तैयार है, उसको हम कहेंगे डिलीवरी, कि उसने उसको सामान को सुपुर्द कर दिया। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3, इसमें जो है वो बताया गया है डिलीवरेबल स्टेट के बारे में। इसमें किसको डिफाइन किया गया है? डिलीवरेबल स्टेट्स को। तो गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। तो डिलीवरेबल स्टेट यानी कि सुपुर्दगी योग्य स्थिति का मतलब है कि उस जो बायर है वो उन सामान को लेने से जो है वो बाध्य हो जाएगा, लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। सामान इस स्थिति में है, इस स्टेज में है, इस कंडीशन में है कि अगर वो बायर को दिया जाएगा तो बायर उस सामान को लेने के लिए बाध्य है, यानी कि बायर उस सामान को लेने से मना नहीं कर सकता। तब हम कहेंगे कि गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन
4, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, माल के अधिकार संबंधी प्रलेख, कि जिससे आपको पता चलेगा कि इस माल के ऊपर किस पर्सन का, किस व्यक्ति का अधिकार है, उसकी जानकारी के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, इसकी कंप्लीट लिस्ट दी गई है कि इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड किया गया। सो इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, वारंट, और order for the delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as a proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by deliver the possessor of document to transfer or receive goods thereby रिप्रेजेंटेड। तो कहने का मतलब है कि माल के अधिकार संबंधी प्रलेख से आशय ऐसे प्रलेखों विपत्रों से है जो व्यापार की साधारण प्रगति में वस्तु पर अधिकार अथवा नियंत्रण होने के प्रमाण के रूप में प्रयोग होते हैं, अथवा जिनको रखने वाला व्यक्ति उसमें लिखे हुए माल को हस्तांतरण करने अथवा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। मतलब कि उस डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है वो इस सामान को हस्तांतरित कर सकता है, या इस सामान को, इन गुड्स को अपने पास, इस माल को अपने पास रख सकता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनके स्पेसिफिक कुछ नाम भी दिए, बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट्स, वारंट, और कोई ऑर्डर है या और कोई डॉक्यूमेंट जिसको हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो यूज करते हैं, बेशक उसका नाम यहाँ पर नहीं भी दिया गया है, तब भी जो है उसको यहाँ पर क्या माना जाएगा कि वो माल के अधिकार संबंधी प्रलेख है, जिससे ये साबित हो सके, ये प्रूव हो सके कि उस पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो सामान को रख सकता है, उस सामान को प्राप्त करने का अधिकार उसके पास है, या फिर जो उस सामान को हस्तांतरित करने का, डिलीवर करने का अधिकार उसके पास है। तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, इसमें जो है वो फॉल्ट को डिफाइन किया गया है। फॉल्ट आपको पता है कि फॉल्ट का मतलब क्या है, कि गलत काम किया है या गलत तरीके से किया है। तो फॉल्ट मींस रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, कि किसी काम को गलत तरीके से, गलत ढंग से करना, तो जो है वो दैट इज नोन एज फॉल्ट, त्रुटि या दोष। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब है कि फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया है उसके बाद क्या करेगा, या तो उसको सामान को प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, या एक्वायर करेगा, यानी कि उसको निर्मित करना है, उत्पादित करना है, या उसको प्राप्त किया जाना है। वो कब किया जाना है, उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद, जो विक्रय अनुबंध उन्होंने किया है उसके बाद, यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स नहीं है सेलर के पास, बट जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है उसके बाद वो सेलर ने उनको गुड्स को एक्वायर करना है, प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तब उनको कहेंगे हम दे आर फ्यूचर गुड्स। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, इसमें जो है इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देना है। इसमें हम डिफाइन किया गया गुड्स को, क्योंकि ये जो एक्ट हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो यानी कि गुड्स के बारे में बात की जा रही है, तो हमें पता हो कि गुड्स में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, कौन कौन सी कैटेगरीज जो है उसमें ली जाएंगी। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी कोई भी चल संपत्ति है, उस चल संपत्ति को जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, यानी कि अभियोग योग्य दावे, अभियोग योग्य यानी कि वाद योग्य, यानी कि सूट फाइल करना पड़ेगा। तो एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, जो आपकी करेंसी है, मुद्रा है, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है वो गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो पहले इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। एक्शनेबल क्लेम्स क्या है, कि जिसको आपको लेने के लिए लॉ के थ्रू एनफोर्स कराना पड़ेगा, एक लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो क्लेम आपका सेटल होगा, वो अमाउंट आपको रिसीव हो पाएगी, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। और उसको हम जो है यहाँ पे इस कैटेगरी में, गुड्स की कैटेगरी में नहीं लेंगे। एंड मनी, यानी कि जो मुद्रा है उसको भी जो है यहाँ पे गुड्स की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, बट इट इंक्लूड्स स्टॉक शेयर्स, की यहाँ पे स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड, बेशक जो है ये आप कह रहे हैं कि ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें, घास, जो और दूसरी वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, वो भी जो है वो गुड्स का पार्ट बनेंगी, बट उसके लिए क्या कंडीशन लगाई गई है, विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, की उसके लिए कंडीशन लगाई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले या सेल से पहले जो है उस सामान को, उन फसलों को, उस घास को या उन जुड़ी हुई चीजों को जमीन से अलग कर लिया जाएगा, तब जो है वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। यानी कि जब तक वो फसलें जो है वो जमीन से जुड़ी हुई हैं, तब वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं है, बट अगर वो बायर और सेलर एग्री हो जाते हैं कि इसको जमीन से अलग कर लिया जाएगा,
तो फिर जो है वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। पेड़ लगे हुए हैं जमीन के ऊपर, बट जब तक वो उसके साथ जुड़े हुए हैं तब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। बट अगर वो दोनों एग्री हो जाते हैं कि इसको जो है सेलर एग्री होते हैं कि इसको जो है वो जमीन से अलग कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद उसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है पेड़ को, तो फिर जो है वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यानी कि जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को छोड़ के वो सभी जो है वो गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। देन इंसॉल्वेंट, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में इंसॉल्वेंट को डिफाइन किया गया। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, अ पर्सन इज सेड टू बी सेड इंसॉल्वेंट, कि एक पर्सन को इंसॉल्वेंट तब कहा जाएगा who has ceased to pay debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not। कि मतलब उसने इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, दिवालियापन से रिलेटेड कोई काम किया है या नहीं किया है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सामान्य जो है उसका व्यापार की जो स्थिति है, साधारण प्रगति में व्यापार की स्थिति में जो है वो अपने उधारों को पे करने के लायक नहीं है, या फिर वो जब उधार ड्यू हो जाएंगे यानी कि जब उनको पे करने की डेट आएगी तब वो उसको पे करने के लायक नहीं है, तो उस पर्सन को इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। देन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, इसमें डिफाइन किया गया है मर्केंटाइल एजेंट को। मर्केंटाइल एजेंट को व्यापारिक एजेंट जिसको हम बोलते हैं, तो मर्केंटाइल एजेंट मींस अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। तो मर्केंटाइल एजेंट में का क्या मतलब है कि जिसके पास अथॉरिटी है। एजेंट का मतलब है कि जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर सकता है, तो यानी कि अपने मालिक के बिहाफ पर जो है वो काम कर सकता है, तो वो मर्केंटाइल एजेंट, उसके पास क्या क्या चीजें हैं कि वो कस्टमरी एक्शन कोर्स ऑफ बिजनेस में जो उसका सामान्य बिजनेस की स्थिति है, उसमें क्या है कि एजेंट या तो सामान को बेच सकता है, आइदर टू सेल द गुड्स, उसके पास राइट है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर्स है कि वो सामान को बेच सकता है या कंसाइन कर सकता है, उसको जो है वो माल को भेज सकता है, कंसाइन कर सकता है सेल के लिए, या फिर उसको सामान को खरीद भी सकता है, माल को खरीद भी सकता है। माल को खरीदने का, बेचने का, कंसाइन करने का अधिकार उसके पास है, और साथ ही साथ उसको ये अधिकार भी प्राप्त है कि वो गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रख के उसके ऊपर जो है वो मनी रेज कर सकता है, उसके ऊपर जो है वो उसको एज अ प्रतिभूति, एज अ सिक्योरिटी उसको सामान को रख के उसके ऊपर जो है वो पैसा प्राप्त कर सकता है, तो उसको हम मर्केंटाइल एजेंट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, इसमें डिफाइन किया गया है प्राइस को, एंड प्राइस मींस द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। की प्राइस का मतलब है कि मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स, कि आपने सामान बेचा है, माल बेचा है, उसके बदले में जो मनी कंसिडरेशन मिली है दैट इज नोन एज प्राइस। और प्राइस में जो है वो यहाँ पर क्या है, ये आपने ध्यान रखना है कि इट शुड बी करेंसी, इट शुड बी मनी, इट शुड नॉट बी गुड्स। की गुड्स को जो है वो गुड्स के बदले में एक्सचेंज नहीं किया जाना चाहिए, कि सामान को सामान के बदले में, माल के बदले में माल नहीं एक्सचेंज होना चाहिए। तो वो बार्टर सिस्टम हो गया और वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गवर्न किया जाएगा, और इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो प्राइस जो है वो मनी कंसिडरेशन होनी चाहिए, मुद्रा में जो है उसका कंसिडरेशन जो है वो दिया जाना चाहिए। Then section 2 subsection 11, property means the general property in the goods and not merely a special property। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे हम तो प्रॉपर्टी का जनरल मीनिंग हम संपत्ति समझते हैं, बट यहाँ पर इस एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब है जनरल प्रॉपर्टी, और जनरल प्रॉपर्टी मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है ऑनरशिप से मतलब लिया गया है। ऑनरशिप से, प्रॉपर्टी हेयर मींस ऑनरशिप, यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो मतलब है उसकी ऑनरशिप से, उसके मालिकाना हक से मतलब है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब कि उसने जो है अपना मालिकाना हक जो है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, संपत्ति का अधिकार जो है दूसरे को दे दिया। तो प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास जनरल राइट जो है उस प्रॉपर्टी का उसके पास है, मालिकाना हक उसके पास, जनरल मालिकाना हक है, कोई स्पेशल केस में उसको उसका मालिकाना हक नहीं मिला है। मान लो आपने जो है वो अपना कोई सामान जो है वो किसी को दिया है कि उसमें कुछ काम करना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने, चेंजेस करनी है, तो जिसको आपने वो सामान दिया उसके पास सिर्फ अधिकार उस उतनी मॉडिफिकेशन, उतने चेंजेस करने का है, बट उसके पास पूरा कंप्लीट जनरल ऑनरशिप उसके पास नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं उसके पास सिर्फ स्पेशल राइट है कि वो उसी काम को कर सकता है उस प्रॉपर्टी के साथ, तो दैट इज नोन एज स्पेशल प्रॉपर्टी। और आप हैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसको बेचना है, खरीदना है, गिरवी रखना है, जो भी करना है, आपके पास जो है वो जनरल राइट अवेलेबल होते हैं। सो प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली स्पेशल प्रॉपर्टी। की स्पेशल राइट नहीं है आपके पास, जनरल राइट जो है वो उस
प्रॉपर्टी के उस गुड्स के अवेलेबल है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12, इसमें डिफाइन किया गया क्वालिटी ऑफ गुड्स को। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन। क्वालिटी का मतलब कि जो किस स्थिति में है, किस कंडीशन में जो है सामान है, उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटी ऑफ गुड्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। जैसे बायर के बारे में था कि बायर वो पर्सन है जो सामान को खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत हो जाता है, तो वो बायर हो गया। और सेलर कौन है, सेलर जो सामान को या तो बेचने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि बेचने के लिए सहमत हो जाता है, और या फिर उस सामान को बेचता है, उस पर्सन को जो हम क्या कहेंगे, सेलर। वो हो गया आपका विक्रेता। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास स्पेसिफिक गुड्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। इसके बारे में हम आगे भी थोड़ा डिटेल में करेंगे स्पेसिफिक गुड्स के बारे में। तो स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो स्पेसिफिक गुड्स का मतलब है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सामान मुझे लेना है। मान लो आप किसी शॉप पे गए, वहां पे आपने जो है वो शुगर के बैग्स लेने थे, तो वहां पे जो है उसके पास 50 बैग पड़े हुए थे, उसमें से 50 बैग में से आपने स्पेसिफिकली, आपको 5 बैग चाहिए थे, तो आपने जो है वो अपने बैग्स जो है वो 5 बैग्स अलग निकलवा कर रख लिए। तो वो हो गया स्पेसिफिक गुड्स, कि आपने स्पेसिफाई कर लिया कि मुझे ये वाले 5 बैग चाहिए। बेशक उसके पास 50 पड़े हैं, 50 के 50 सेम है, बट उसमें से 5 आपने जो है वो अलग से अपने लिए निकलवा के रख लिए। तो दैट इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स, की उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये वाले जो है वो आइटम्स जो है वो लेनी है। तो स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसी टाइम पे उन गुड्स को जो है वो सेपरेट कर लिया गया है, अलग कर लिया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। दैट इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, तो इसमें कुछ एक्सप्रेशंस या अभिव्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या कहा है, एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट and defined in the Indian Contract Act 1872 have the meanings assigned to them in that act। मतलब कि यहाँ पर जो है, जैसे आपको बताया कि ये जो एक्ट बनने से पहले क्या था, कि इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ पे थे हमारे पास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजंस थे। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, कि इसमें जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिन चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया, अभी हमने 13-14 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो उसमें एक्ट में जिनकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो उसके लिए कह रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन, जो भी डेफिनेशन, जो भी वर्ड्स आप यूज करेंगे जिनको इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिफाइन नहीं किया गया है, बट दे आर डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट उनको जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है, तो उनके वही सेम मीनिंग्स रहेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में उनके मीनिंग्स हैं, वही सेम मीनिंग्स जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी उनके रहेंगे। तो यानी कि अलग से उनकी डेफिनेशन अगर यहाँ पे नहीं है, तो जो डेफिनेशन उनकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी गई है, वही डेफिनेशन जो है, वही मीनिंग जो है उसका यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में भी इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशन जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हम शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में कि क्या होता है। ओके, थैंक यू।